में से कुछ सुपरसोनिक मिसाइलें भी थीं और उन्होंने इजराइल में जमकर तबाही भी मचाई। ख़ास तौर पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अच्छी खासी तबाही मची है। आप उनके विजुअल्स देखेंगे, खंडहर नज़र आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी नज़र आ रही हैं और एक पैनिक फैला हुआ है वहाँ के अवाम में, वहाँ के नागरिकों में भगदड़ सी मची हुई है। लोग तेल अवीव छोड़ कर जा रहे हैं। शेल्टर होम में एक तरह की अफरा तफरी देखी जा रही है। बार बार तेल अवीव में और आसपास के बड़े टाउन्स में सायरन बज रहे हैं और एक तरह का जो आतंक का माहौल है वो इजराइल में घर कर गया है। इसकी जो कल्पना है वो इजरायली हुकूमत ने या इजरायली रक्षा तंत्र ने नहीं की थी और इस वजह से उसे ये मानना पड़ रहा है कि ईरान से जो उसने पंगा मोल लिया है हमला करके, वो उसके लिए आसान नहीं होगा ईरान पर काबू पाना। और इसकी प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयानों में, जिसमें एक तरह की बौखलाहट है, खीज है, गुस्सा है, नाराज़गी है और वो अजीबो गरीब बातें भी कर रहे हैं। मसलन वो एक तरफ कह रहे हैं अमेरिका अब इस युद्ध में शामिल हो जाए। अमेरिका ने हालांकि इनकार कर दिया है, लेकिन वो सीधे तौर पर अमेरिका को युद्ध में शामिल करने की अपील कर रहे हैं, जबकि अभी वो अपना खम ठोक कर खुद ही ईरान से निपटने के लिए निकल पड़े थे। अमेरिका उनके साथ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और अमेरिका ही सारा कुछ करवा रहा है, सारे हथियार सप्लाई कर रहा है, पहले भी करता रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन जिस पैमाने पर इस हमले के बाद अब महसूस कर रहे होंगे नेतन्याहू, वो उन्हें सपोर्ट सीधे तौर पर नहीं मिल रहा है। तो ये एक इसमें उनकी एक कमजोरी नजर आती है। दूसरी कमजोरी उनमें ये नजर आती है कि वो ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं कि वो अयतुल्लाह खुमैनी की सत्ता को उलट डालें, विद्रोह कर दें, अपने को आज़ाद कर लें। अब ऐसे समय में जब किसी देश में कोई दूसरा देश हमला करता है तो वहाँ की जनता अपने वतन की चिंता करती है, ना कि किसी दूसरे देश, दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की किसी अपील पर गौर करती है। लेकिन ये खिसियाहट है कि नेतन्याहू अपने बल पर सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश नहीं निकाल पा रहे हैं और ईरानी जनता से मांग कर रहे हैं कि वो सत्ता उल्टे। अब ये देखिए कि इजराइल की जो सैन्य श्रेष्ठता है, उसके पास आयरन डोम है, एरो सिस्टम है और इस आधार पर वो ईरान के मुकाबले मजबूत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये पहले भी साबित हो चुका है। 2024 अक्टूबर में जब ईरान ने हमले किए थे तो जितनी भी मिसाइलें दागी थी उसने अपने इस आयरन डोम के बूते उसे रोक दिया था। कहीं भी किसी भी इजरायली इलाके में वो मिसाइलें गिरी नहीं और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और जो 98% मिसाइलें थी उनको उसने हवा में ही नष्ट कर दिया था उस समय। अब जबकि ये एकदम से ईरान ने धुआंधार तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं तो वो उस आयरन डोम को भेदने में कामयाब हो गया है और बहुत सारी मिसाइलें उसकी शहरी इलाकों में गिरी हैं, तेल अवीव में गिरी हैं और इसकी वजह से उसे भारी नुकसान हो रहा है। और ईरान की मिसाइल तकनीक को जो कमज़ोर मानने का एक निष्कर्ष निकाला था इजराइल ने, वो भी गलत साबित हो रहा है। ईरान के पास बेशक दूसरी टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन मिसाइल की टेक्नोलॉजी बहुत कारगर, बहुत घातक थी और उसने इस बार ये सिद्ध भी कर दिया। दूसरा झटका इजराइल को इस वजह से लगा कि उसका अनुमान ये था कि ईरान सीधे जवाब देने के बजाय अपने प्रॉक्सी यानी जैसे हिजबुल्लाह के जरिए हमला करवाएगा, उससे मिसाइल दागेगा। लेकिन जब ईरान ने खुद, ये ध्यान रखिए कि ईरान और इजराइल के बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी है और 2000 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल दागना ये काफ़ी वक्त लगता है
5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, और इतने समय में मिसाइलों को आइडेंटिफाई करना और उनको इंटरसेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके बावजूद ईरान ने अपनी कारगर मिसाइलों के जरिए उस रक्षा तंत्र को भेद कर 2000 किलोमीटर से उसे इजराइल पर पहुंचा दिया और उसका नुकसान उसे भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात जो हासिल करना चाहते थे नेतन्याहू कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दें, वो उन्होंने हमले भी किए जहां जहां संभावित थे कि इस तरह के ठिकाने हैं, वहां पर हमले भी किए। अब इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो कोई ऊपर सतह पर नहीं है। कहा जा रहा है कि वो 800 फीट नीचे है। 800 फीट नीचे ऐसी कोई टेक्निक इजराइल के पास नहीं है कि वो वहाँ हमला करके वहाँ जो उसका परमाणु तंत्र है, परमाणु जो यूरेनियम को इनरिच करने का तंत्र है या परमाणु बम बनाने का सिस्टम है, उसको ध्वस्त कर सकता। इसकी टेक्नोलॉजी यूएस के पास ज़रूर है, जिसको बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं, और वो भी 600 फीट तक ही हमला कर सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती है। तो ईरान के ऊपर जो ढांचा बना होगा उसको तो नष्ट करने में कामयाब हो गया होगा इजराइल, लेकिन जो असली मामला है, असली माल है, उसको किसी तरह का नुकसान वो नहीं पहुंचा पाया। तो ये इस मामले में भी उसकी एक नाकामी सामने आई है। अब एक और चीज देखिए कि इजराइल पर हमला करके ईरान ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण इजराइल के अंदर बना दिया, जो इजरायली ये सोचते थे कि वो बड़े सुरक्षित हैं, हमारा सुरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है और यूएस और ब्रिटेन और फ्रांस इन सब की हमारी मदद से हमें कोई कुछ होगा नहीं। लेकिन इन हमलों ने उसे बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया और असुरक्षित बना दिया। एक और बड़ी रणनीति अपनाई ईरान ने, और वो ये है कि एक फर्जीवाड़ा उसने चारों तरफ गढ़ दिया। यानी जहां वो परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, जिन स्थानों पर, उनके फर्जी डुप्लीकेट बना दिए। तो ये एक इसी तरह से जो उसके सैनिक अड्डे थे, उनके मामले में भी उसने ये नकली तंत्र खड़े कर दिए। तो इस धोखे में रखा इजराइल को कि हमारा सैन्य ठिकाना यहाँ है, हमारा परमाणु कार्यक्रम इस जगह से चल रहा है, और उस जानकारी के आधार पर इजराइल ने हमले किए और ये जश्न मना लिया कि उसने ईरान को बहुत भारी क्षति पहुंचा दी है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान को उसके मुकाबले कहीं कम क्षति पहुंची है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला निकल कर आ रहा है। और अगर ईरान इस रणनीति से चल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल वाली रणनीति से और इजराइल को धोखा देने वाली रणनीति से, तो इसकी वजह से अब इजराइल खुद को फंसा हुआ भी महसूस कर रहा होगा। अब उसे भी लग रहा होगा कि इससे निकलें कैसे, फंस तो गए हैं, अब इससे निकलने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि ट्रंप अब दोनों के बीच समझौता कराने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं विभिन्न लोगों से बात कर रहा हूं कि कैसे दोनों के बीच में समझौता करवाया जा सके। उन्होंने 14वीं, 15वीं, 16वीं बार ये जिक्र कर दिया कि उन्होंने ही पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता कराया था, युद्ध विराम कराया था। हालांकि उन्होंने ये अफसोस भी जाहिर किया कि उनको इसका कोई श्रेय नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा। अब ट्रंप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इससे जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ट्रंप की अपनी विश्वसनीयता क्या है, उस पर कोई भरोसा क्यों करे। ईरान तो कतई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इजराइल का हमला हुआ है, ये सब जानते हैं कि ट्रंप ने हरी झंडी दी है, तब इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। तो जो व्यक्ति या जो देश शत्रु देश के इस कदर साथ हो, और अभी फिर से घोषणा की है उन्होंने कि वो इजराइल की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं,
तो जाहिर है कि जब आप इजराइल के पक्ष में इस हद तक खड़े हैं तो ईरान आप पर भरोसा क्यों करेगा? ईरान आप पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसीलिए ट्रंप की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ट्रंप एक हद से जाकर इजराइल पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका की जूस लॉबी है, यहूदी लॉबी है, जो इतनी स्ट्रांग है पैसे के दम पर कि वो वहाँ के सत्ता को, अमेरिका की सत्ता को कंट्रोल करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, रिपब्लिकन पार्टी की हो या डेमोक्रेटिक पार्टी की हो, दोनों पार्टियों पर उनका बराबर का होल्ड है। और अभी मिड टर्म इलेक्शन अगले साल आ रहे हैं, उसके लिए भारी धन चाहिए होगा ट्रंप को, रिपब्लिकन पार्टी को। तो वो कैसे इजराइल से हाथ खींच सकते हैं या इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं? हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में भी ये अब राय बन रही है कि इजराइल को इतना आगे मत बढ़ने दो कि वो हमारे हाथ से निकल जाए और मनमानी करने लगे। ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने हरी झंडी आखिर मूवमेंट में दे दी, लेकिन ये नेतन्याहू की जिद थी कि ईरान पर हमला करना है, क्योंकि नेतन्याहू की अपनी सत्ता खतरे में है। जिस दिन इजराइल में शांति हो जाएगी, युद्ध का खतरा कम हो जाएगा, उसी दिन नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और न केवल सत्ता से बाहर होंगे, बल्कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। उन पर कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें उनका जेल जाना तय है। तो वो इसको, वार को लंबा खींचना चाहते हैं ईरान के साथ, जितने ज़्यादा दिनों तक वार चले। और इसीलिए वो गजा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको रोकना नहीं चाहते। जैसे ये सारी चीज़ें रुकेंगी, नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जेल के अंदर होंगे। तो नेतन्याहू की जिद है और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि ऐसा न करे। तीसरी बात यह है, ट्रंप के साथ मुश्किल ये है, वो समझौता इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध बढ़ता है, और ईरान ने यह भी कह दिया है कि जो इजराइल की मदद करेगा हम उस पर भी हमले करेंगे। अब ये खाड़ी के आसपास के देशों में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने के समय अगर ब्रिटेन या यूएस साथ देता है और उनके ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, तो मजबूरन ट्रंप को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। अब ट्रंप युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव यही कह के जीता था कि मैं शांति चाहता हूँ, मैं अमेरिकी फौज को युद्धों में नहीं झोंकना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहाँ से मैं उनको वापस बुलाना चाहता हूँ। अब अगर यहाँ पर युद्ध बढ़ता है और अमेरिकी दखलंदाजी होती है और अमेरिका के सैनिकों को उसमें उतारना पड़ता है, तो ये ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स के लिए बड़ा खतरनाक होगा। उनको दांव उल्टा पड़ेगा और आने वाले समय में उनके सामने चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। ध्यान रखिए, अभी भी ट्रंप के सामने कोई कम चुनौती नहीं है। अब आज ही के दिन जो परेड हुई, कल रात जो परेड हुई किंग्स डे पर, 250वीं जो जयंती है उसके मौके पर, और ट्रंप का जन्मदिन भी था, उस मौके पर जो परेड हुई है उसका विरोध देश भर में हुआ है और खुलकर विरोध हुआ है, खुलकर प्रदर्शन हुआ है, और जिसकी वजह से ट्रंप की जो अलोकप्रियता है वो और सामने आती जा रही है। ट्रंप की सेनाओं ने, माफ़ कीजिएगा, जो गार्ड्स हैं उन्होंने कई जगह ज्यादती की है और उसकी भी रिपोर्ट हो रही है। तो एक तरफ घरेलू मोर्चे पर ट्रंप लगातार नाकाम भी हो रहे हैं, अलोकप्रिय भी हो रहे हैं, और ऊपर से अगर उन्हें अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में भेजना पड़ा तो ये उनके लिए एक और, वो कहते हैं ना कि कोड़ में खाज वाली बात हो जाएगी और उनके लिए और भी नुकसानदेह होगी। तो अब सवाल उठता है कि जब ट्रंप की विश्वसनीयता नहीं है तो वो कैसे युद्ध विराम कराएंगे। इसके लिए ये बताया जा रहा है कि ट्रंप पुतिन के भी संपर्क में है। पुतिन ने भी उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कंडेम भी किया है इजराइल को। इसी तरह से चीन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि ये युद्ध आगे न बढ़ना पाए। सऊदी अरब को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो कई अरब देश हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। कोशिश ये हो रही है ट्रंप की कि अगर मेरी विश्वसनीयता नहीं है तो ऐसे देशों को उसमें शामिल किया जाए
जिनकी विश्वसनीयता है और उसको ये युद्ध विराम किया जाए। लेकिन युद्ध विराम का मसला उलझा हुआ और उलझ इसलिए गया है क्योंकि अब युद्ध विराम के पहले ईरान के साथ कोई परमाणु समझौता होना चाहिए। परमाणु समझौते पर 6वें दौर की बात होने वाली थी ओमान में रविवार को, लेकिन उसके पहले ही इजराइल ने हमला करके उस पर पानी फेर दिया। तो अब वापस बातचीत करके समझौते को आकार देना ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ट्रंप इस मामले में भी अविश्वसनीय साबित हुए। पिछली बार ओबामा ने एक परमाणु समझौता किया था जिसको गारंटी भी दी थी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने, उसको